नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना के कई सारे प्रोजेक्ट्स रशिया के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में समस्या ये आ रही है कि क्या जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं उससे भारत के जो प्रोग्राम्स हैं वो बाधित होंगे। इस बारे में खुद भारतीय नौसेना के एडमिरल ने जानकारी दी है। भारतीय नौसेना के एडमिरल ने सबसे पहले P-75I प्रोजेक्ट की बात की। उन्होंने बताया कि P-75I के तहत 6 एडवांस कन्वेंशनल पनडुब्बियां जो कि AIP तकनीक से लैस होंगी वो बनेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75I के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी है। हालांकि कुछ क्षमताओं का निर्माण भी भारतीय नौसेना ने किया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित होने वाले फाइटर जेट्स के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि राफेल M और F-18 के ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अभी इन दोनों में से किसी एक को चुना जाना बाकी है। हालांकि जिस तरीके से ईस्टर्न यूरोप में समस्याएं चल रही हैं उसका कोई प्रभाव भी भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला, खास करके 2 एडवांस तलवार क्लास के फ्रिगेट्स पर जो कि रशियन शिपयार्ड में बन रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने साल 2018 में रूस के साथ 4 तलवार क्लास के फ्रिगेट्स बनाने का करार किया था। इनमें से 2 युद्धपोतों का निर्माण कार्य गोवा शिपयार्ड में चल रहा है और 2 का निर्माण कार्य रूस के शिपयार्ड में चल रहा है। इनमें से एक को पिछले साल यानी कि 2021 में समंदर में लॉन्च किया गया था और इस फ्रिगेट को तुसिल नाम दिया गया है जिसका अर्थ है सुरक्षा कवच। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I को लेकर कुछ नई रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा मंत्रालय P-75I प्रोजेक्ट के तहत जो एग्रीमेंट किया जाएगा उसके क्लॉजेस में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, जिसे जल्द ही फाइनल भी किया जाना है। बता दें कि P-75I कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही रशिया, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन बाहर हो चुके हैं। केवल साउथ कोरिया एकमात्र कंटेंडर बचा हुआ है। ऐसे में सिंगल वेंडर सिचुएशन भारत नहीं चाहता है, इसीलिए दोबारा से P-75I प्रोजेक्ट पर बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों अगली खबर गोरखा रेजिमेंट को लेकर आ रही है। सेना की ताकत में इजाफा करने वाले गोरखाओं की भर्ती अग्निपथ योजना में भी पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि सेना पर्याप्त गोरखा अग्निवीर जवान मिलने को लेकर आश्वस्त नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भी गोरखाओं की भर्ती काफी कम हो रही थी। हालांकि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें भारतीय मूल के साथ नेपाली गोरखा भी आवेदन कर सकते हैं और पहले की तरह नेपाली गोरखाओं के लिए मौके रखे गए हैं। लेकिन अब संशय इस बात को लेकर बन रहा है कि क्या नेपाली गोरखा केवल 4 साल की सेवा के लिए सेना में ज्वाइन करेंगे। हालांकि जो पहले नियमित भर्ती होती थी उसमें गोरखाओं की भर्ती इसीलिए कम हो गई थी जो नेपाली गोरखा थे, जिसका मेन कारण था भारत और नेपाल के संबंधों के बीच तनाव का आना। ऐसे में नेपाल ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि नेपाली गोरखा भारतीय सेना में नहीं जाएंगे, बट फिर भी सेना ने इस सिचुएशन को संभाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना में गोरखाओं की 7 रेजिमेंट और 39 बटालियन है। 6 रेजिमेंट आजादी के पहले से चली आ रही हैं। इनमें करीबन 32,000 गोरखा जवान हैं। आकलन ये है कि 75% गोरखा नेपाली मूल के होते हैं, बाकी भारतीय होते हैं। और गोरखाओं का इतिहास तो आप सबको मालूम ही है कि सेना के सबसे खतरनाक सैनिक माने जाते हैं, जो युद्ध के दौरान मरने से नहीं डरते हैं और दुश्मन का बर्बरतापूर्वक तरीके से अंत भी कर देते हैं। इसीलिए अब ये सिचुएशन संभालने वाली है कि किस तरीके से गोरखाओं की भर्ती को बरकरार रखा जाए। हालांकि दोस्तों इससे पहले अजीत डोभाल जी से भी जब ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या भारतीय सेना में जो रेजिमेंटल प्रक्रिया चलती है क्या अग्निवीर स्कीम के तहत उस पर असर पड़ेगा, तो ऐसे में अजीत डोभाल जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि ऐसी कोई इशू नहीं आने वाला। जो रेजिमेंट्स हैं वो पर्याप्त रूप से जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 29,762 नाइट साइट 2 के लिए, जिन्हें की 7.62 इंटू 51 mm असॉल्ट राइफल्स में लगाया जाएगा, जिसमें कि इसकी एसेसरीज भी शामिल हैं और इसे बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही खरीदा जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट की चीफ ने कहा है कि वो भारत को एडिशनल किट्स की सप्लाई करेगा, यानी कि आपूर्ति करेगा Su-30 की असेंबली के लिए। इसके अलावा रोसबोरोन एक्सपोर्ट और HAL 12 और एडिशनल CKD किट्स पर भी बातचीत कर रहे हैं, जिन्हें कि Su-30 फाइटर जेट्स में ही लगाना है। बता दें कि रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि वे भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम में एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के 155 यानी कि 155 फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई प्रोग्राम में बदला जाएगा, जिसके तहत सुपर सुखोई में कई तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लंबी दूरी के हथियार, एक शक्तिशाली ES रडार, नेक्स्ट जनरेशन एविनिक्स आदि। हालांकि दोस्तों भारत की बातचीत पहले भी रशिया के साथ हो चुकी है सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए, लेकिन जब बात मुद्दे पर आई तो रशिया ने एक मोटी रकम भारत से वसूलनी चाहिए, जिसके लिए भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि भारत खुद भी सुपर सुखोई प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो कोर टेक्नोलॉजी है वो रशियन टेक्नोलॉजी है। इसलिए जो भी हमें परिवर्तन करना है, जो मेजर परिवर्तन करने हैं, उसके लिए हमें रशिया की परमिशन
चाहिए होगी और उनका साथ चाहिए होगा। हालांकि ऐसी समस्या आएगी नहीं। जब भारत को जरूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम को अपग्रेड करने में, थोड़ी बहुत सहायता के लिए पैसा दे करके बुला लिया जाएगा। वैसे भी रशिया को पैसे की सख्त जरूरत है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। दरअसल दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर ने घोषणा की है कि वो INS दूनागिरी को 15 जुलाई को लॉन्च कर सकता है, जो कि प्रोजेक्ट 17A की दूसरी फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट को लो ऑब्जर्वर क्षमता तकनीक के उपयोग से तैयार किया जा रहा है, जिसमें रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग, कंपोजिट मटेरियल्स, फैसिलिटेटेड शेप सुपरस्ट्रक्चर आदि इसमें शामिल है। बता दें कि इसमें 127 mm की मेन गन होगी। इसके अलावा 2 AK-630 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर, इसके अलावा 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च करने की इसमें क्षमता होगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2021 में एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया था एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, जिसके जवाब में भारत सरकार ने अपनी तरफ से 35 तेजस लिफ्ट वेरिएंट की पेशकश की थी, जिसमें कि तेजस लिफ्ट वेरिएंट की पर यूनिट कॉस्ट $40 मिलियन थी। और भारत ने प्रपोजल दिया कि ये सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत किया जा सकता है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यानी कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के ऑफर को बिल्कुल नहीं चाहती है, यानी कि उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिल चुके हैं। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया इस सौदे में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ऑफर है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तेजस फाइटर जेट इस प्रोग्राम से बाहर हो गया है। अभी भी तेजस का जो लिफ्ट वेरिएंट है वो इस $1 बिलियन के कंपटीशन में है। लेकिन दोस्तों, बहुत हद तक उम्मीद ये है कि तेजस को ऑस्ट्रेलिया नहीं चुनेगा। हो सकता है कि वो T-7A रेड हॉक को चुन सकता है, क्योंकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स पहले से ही T-7K को ऑपरेट कर रही है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है इजिप्ट को लेकर, यानी कि मिस्र को लेकर। बता दें कि इजिप्टियन एयरफोर्स के प्रमुख ने भारतीय वायुसेना प्रमुख और भारतीय सेना प्रमुख के अलावा भारतीय नौसेना के प्रमुख के साथ मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में नए रास्तों की तलाश पर भी बातचीत की। साथ ही इस चर्चा के दौरान यानी कि मीटिंग में भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में भी चर्चा की गई है। बता दें कि भारत ने मिस्र को भी तेजस लिफ्ट वेरिएंट की पेशकश की है, जिसके तहत मिस्र 70 एडवांस जेट ट्रेनर को खरीदना चाहता है। इसके अलावा भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की भी पेशकश मिस्र को कर रखी है। हालांकि मिस्र भारत से अपने रशियन MiG-29 और MiG-17 हेलीकॉप्टर्स के रखरखाव के लिए मदद लेना चाहता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है पिच ब्लैक 2022 एक्सरसाइज को लेकर। दरअसल भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वे अपने Su-30 फाइटर जेट्स को पिच ब्लैक 2022 में भेजेगी, जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स आयोजित कर रही है। इसमें फ्रांस का राफेल, जर्मनी का यूरोफाइटर टाइफून, जापान का F-2 फाइटर जेट, सिंगापुर का F-15, F-16, इंडोनेशिया का F-16A, अमेरिका का F-15C हिस्सा लेंगे। 3 हफ्तों की लंबी एक्सरसाइज ये चलने वाली है, जिसमें कि सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज की जाएगी एक नियंत्रित वातावरण में। इसके अलावा सभी देश एक बेहतर तालमेल बनाएंगे ऑपरेशनल क्षमताओं की। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि KF-21 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में कोरिया डिफेंस ब्लॉक के द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में KF-21 बोरेमी प्रोटोटाइप का एक उच्च गुणवत्ता वाला फुटेज दिखाया गया है, जो कि जमीनी परीक्षण से गुजर रहा है। बता दें कि KF-21 इस महीने अपनी पहली उड़ान का संचालन करने वाला है और 2026 में KF-21 ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उससे पहले कुल 6 प्रोटोटाइप उड़ानें इसकी की जाएंगी। बता दें कि KF-21 के प्रोटोटाइप वर्तमान में कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री में अलग अलग जमीनी परीक्षणों से गुजर रहा है। हालांकि ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसके अलावा कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कहा कि प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट का 95 यानी कि 95% ये पूरा हो चुका है और इसके 6 उड़ान योग प्रोटोटाइप विमानों के साथ 2 ग्राउंड टेस्टिंग मॉड्यूल का भी परीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि इस विमान की स्पीड मैक 1.81 है और इसकी उड़ान सीमा 2900 किलोमीटर है। KF-21 दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के बीच एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें कि सियोल 80% शेयर रखता है, जबकि जकार्ता 20% चाहता है। यानी कि दोस्तों, कोरिया कितनी तेजी से अपने फाइटर जेट को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में ये सबक हमारे लिए भी है कि हमें अपने तेजस मार्क 2 को इसी स्पीड से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 भी 4.5 पीढ़ी का ही फाइटर जेट बनने वाला है। ऐसे में हम कैसे पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो जापान को लेकर आ रही है। जापान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी अपने अंडर डेवलपमेंट स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण कर सकता है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि 29 जुलाई 2022 को ये परीक्षण किया जा सकता है।
हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि इंजन विभिन्न प्रकार के हाइपरसोनिक वाहनों को शक्ति प्रदान करेगा, जिसमें देश के बाहरी द्वीप की सुरक्षा करने की क्षमता होगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जापान ने यह कदम क्यों उठाया है और किसके लिए उठाया। तो साफ तौर पर जापान का टारगेट है चाइना, और चाइना को जापान के इस कदम से खलबली मच रही है। दरअसल एक तरफ क्वाड के रूप में जापान ने चीन को घेरने की योजना बना रखी है, दूसरी तरफ जापान का ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल वाला कदम है, ये एक बड़ी टेंशन चाइना को देगा। हालांकि जापान अपनी सुरक्षा के लिए ये काम कर रहा है, क्योंकि चीन की जो आए दिन की हेकड़ेबाजी होती है, जो हेकड़े दिखाता है, उसे दूर करने के लिए अपने आप को जापान सशक्त बनाना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, दूसरी तरफ चाइना भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर रहा है, वो प्रेशर में डालना चाहता है उसके आस पड़ोस में जो भी देश रहते हैं। तो ऐसे में जापान को ये चीज़ कतई बर्दाश्त भी नहीं है, क्योंकि खुद हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे चीन की वजह से जापान ने अपने आप को खतरे में महसूस किया है, और जापान हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकास में अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। और यह हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन को चकमा देने में सक्षम होगी, क्योंकि इसमें जापानीज टेक्नोलॉजी होगी। इसके अलावा यह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेजी से अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम होगी। हालांकि दोस्तों, रशिया, चीन इस तरीके के हथियारों को तैनात कर चुके हैं जो परमाणु हथियारों से भी लैस हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।